हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। तो आज के हम लोग इस वीडियो में इंट्रोडक्टरी एग्रो क्लाइमेटोलॉजी इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज जो कोर्स है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें एक टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके फर्स्ट सेमेस्टर में जो सिलेबस है उसमें एक और टॉपिक है वेदर फॉरकास्टिंग एंड टाइप्स ऑफ वेदर फॉरकास्टिंग। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक होगा नहीं। इसको हम लोग बहुत ही शॉर्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे और ज़्यादा मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं और मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। और कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम जो चैनल है एग्रीपो नाम से, वहाँ भी आप डाउट पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम हैंडल भी हमारा एग्रीपो नाम से है, तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वेदर फॉरकास्टिंग है क्या। तो वेदर का मतलब होता है मौसम, फॉरकास्टिंग का मतलब होता है पूर्व अनुमान। ठीक है, मतलब पहले से अनुमान करना। तो वेदर फॉरकास्टिंग को अगर हम सरल भाषा में बोलें तो इसका मतलब ये होता है कि मौसम का पहले से अनुमान लगाना। मौसम का पहले से अनुमान लगाना कि मौसम कैसे होने वाला है। तो जो वेदर फॉरकास्टिंग होती है, नॉर्मली जो मेटेओलॉजिस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर मेटेओलॉजिस्ट या मेटेओलॉजिस्ट जो होते हैं, वो बताते हैं। और इसका क्या होता है, आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे या जो न्यूज़ रिपोर्ट होता है, न्यूज़ चैनल होते हैं, उसमें भी वेदर फॉरकास्टिंग के वेदर रिपोर्ट आते हैं जो कि बताते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा, या एक हफ्ते का शेड्यूल बताते हैं कि पूरे हफ्ते कैसा माहौल होने वाला है। वेदर फॉरकास्टिंग में नॉर्मली जैसे सनशाइन, सन राइज कब होगा, सनसेट कब होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा, ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है, विजिबिलिटी कितनी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होता है वेदर फॉरकास्टिंग में। जो जिसकी हेल्प से एक किसान जो है, अगर फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक किसान जो है वो ये प्रिडिक्ट कर पाता है कि मुझे सोइंग कब करनी है, मुझे हार्वेस्टिंग कब करनी है। एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी इतना है, मतलब अब हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए, अब सिंचाई कर देनी चाहिए, या अब इंसेक्ट और पेस्ट का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ने वाला है। तो ये सारी चीज़ें वेदर के फॉरकास्टिंग से एक किसान को इसका हेल्प मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा डेफिनेशन पे आ जाते हैं, उसके बाद हम समझते हैं और अच्छे से इसको। Means any advance information about the probable weather in future which is obtained by evaluating the present and the past meteorological conditions of the atmosphere is called weather forecast। कहने का मतलब यहाँ यही है कि वेदर फॉरकास्ट जो है एक प्रकार का एडवांस इंफॉर्मेशन है। क्या है? एडवांस इंफॉर्मेशन। एडवांस का मतलब पहले से, और हमको एक प्रकार का जानकारी मिल जाती है किसके बारे में, जो वेदर होने वाला है, मतलब मौसम कैसा होने वाला है। जैसे कल का मौसम कैसे होने वाला है, तो अगर आज आप गूगल से पूछिए कि गूगल असिस्टेंट से कि ये बताओ कल का मौसम कैसा रहेगा, तो बता देता है कि कल का टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम होने वाला है, मिनिमम इतना होने वाला है, सनराइज़ इतने बजे होगा, तो मौसम बादल साफ रहेगा, विजिबिलिटी ज़्यादा दूर तक रहेगी। तो ये जो वो बता रहा है गूगल असिस्टेंट, वो क्या बता रहा है, एक फॉरकास्ट बता रहा है, वेदर फॉरकास्टिंग कर रहा है, जो कि हमको कैसे मिलता है, प्रेजेंट एंड पास्ट जो डेटा है हमारे पास उसके अनुसार पे वो एक प्रिडिक्शन करता है डेटा एनालिसिस के हेल्प से, जो कि वो मुझे बता पाता है। ठीक है, वो क्लाउड का फॉर्मेशन कैसा है, विंड का मूवमेंट कैसा है, विंड स्पीड कैसी है, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए वो बताता है। तो इसी पूरी प्रोसेस को हम वेदर फॉरकास्टिंग कहते हैं। तो वेदर फॉरकास्टिंग क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है। ठीक है, अब समझते हैं। यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है, उसको आप समझने की कोशिश करिए। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक,
तो देखिए यहाँ वेदर फोरकास्टिंग में क्या है, रेडिएशन फ्रॉम द सन, जाहिर सी बात है सन से रेडिएशन आता है और एटमॉस्फेयर से भी रेडिएशन जाता है, जो भी यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेडिएशन जो हमको सूरज से मिलते हैं, और हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा भी हीट जो एनर्जी है वह वाइब्रेट होती है और पूरे एटमॉस्फेयर में बिखरती है। तो वो भी होता है, इवापोरेशन होता है जिसके कारण हीट का एक्सचेंजेशन होता है। अर्थ सरफेस से भी रेडिएशन जाता है। माउंटेन इफ़ेक्ट दिखने को मिलता है, क्योंकि जब रेडिएशन ज़्यादा रहेगा तो उनकी जो इंटेंसिटी है, जो सोलर इंटेंसिटी है, सोलर का जो प्रभाव है सूरज की किरणें का, वो डायरेक्ट पड़ता है, जिनके द्वारा जो हमारे हिमालयाज़ रीजन है या जो पूरे भी वर्ल्ड में जहाँ जहाँ हिमालय है, जहाँ जहाँ आप कह सकते हैं माउंटेन्स हैं, ठीक है, ग्लेशियर हैं, आइसबर्ग हैं, आइस कैप्स हैं, पोलर कैप्स हैं, तो ये सब क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं, और मेल्ट होंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो पानी में बदलेंगे, और बदलने के बाद क्या होगा, फिर वहाँ इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, ये सारे प्रोसेस होंगे, ठीक है, जिसके कारण क्लाउड फॉर्मेशन होगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, और उसके बाद फिर क्या होगा कि बारिश होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वेदर फॉरकास्टिंग के भी कुछ पार्ट्स हैं कि कैसे क्या वेदर फॉरकास्टिंग में क्या कैसे होता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जान लेते हैं कि ये क्या है एग्रीकल्चर, जो है एग्रीकल्चरल वेदर फॉरकास्ट क्या होता है। तो फॉरकास्टिंग ऑफ वेदर एलिमेंट, तो एक वेदर जो एलिमेंट है उसके क्या क्या, जो मौसम जो है उसके क्या क्या तत्व हैं, मतलब तत्व का मतलब एक वेदर रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए, सनसाइन आर कितने देर तक सन रहेगा, मतलब सिंपल सी बात, सनराइज और सनसेट का जो ड्यूरेशन होता है उसी को सनसाइन कहते हैं। तो तुम बोल सकते हो द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन या टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द सनसाइन टू द सनसेट इज नोन एज सनसाइन आर, ठीक है। अकरेंस ऑफ ड्यू, ड्यू रहेगा कि नहीं रहेगा, जैसे हम लोग देखते हैं जब हम पोटैटो की खेती करते हैं तो उसमें हम ये ध्यान देते हैं कि जो ड्यू क्या है, अगर ड्यू पड़ने वाली है तो रात में ही जाके क्या कर देते हैं, सिंचाई कर देते हैं, और ऐसा क्यों करते हैं उसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको पता ही है, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या है, मास वॉल्यूम ऑफ एन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन मास ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये है रेनफॉल, मेज़र करते हैं कि रेनफॉल कितना हुआ है, टेम्परेचर, विंड्स एक्सेट्रा, विंड स्पीड, ये सारी चीज़ें हम लोग मेज़र करते हैं एग्रीकल्चर वेदर फॉरकास्टिंग में, विच आर इम्पॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर फॉर फार्मिंग ऑपरेशन इज नोन एज एग्रीकल्चर फॉरकास्ट। तो एग्रीकल्चर फॉरकास्ट का मतलब क्या होता है कि हम मौसम के जो तत्वों हैं, जैसे कि सनसाइन आर, अकरेंस ऑफ ड्यू, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड स्पीड, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बताते हैं जो कि एक फार्मर के इंटरकल्चरल ऑपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, उसको हम एग्रीकल्चर वेदर फॉरकास्टिंग कहते हैं। In weather forecasting, the advanced information of weather element, distribution of rainfall, जिसमें पहले से पता चल जाता है कि बारिश कब होगी, कितनी दूर तक बारिश होगी, यूपी में ही होगी कि बिहार में भी होगी कि पूरे इंडिया में होने वाली है बारिश, ठीक है। हैवी रेनफॉल होने वाला है तो उसकी वार्निंग कर दी जाती है सॉरी। तो उसमें क्या होता है कि लोगों को पहले से अलर्ट कर दिया जाता है, जो भी रिवर के इलाके होते हैं, कोस्टल इलाके होते हैं, उनको खाली करा दिया जाता है, जिससे कि फ्लड ना आए, और फ्लड आने की आया भी जाए तो लोगों का हानि ना हो उसमें, मतलब लोगों का हानि ना, मतलब ह्यूमन लाइफ का लॉस ना हो। टेम्परेचर चेंज जो हो रहा है, इम्पोर्टेंट स्पेशल हेजार्डियस वेदर लाइक थंडरस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म, स्नो एंड फॉस्ट, स्काई कवर, विंड, ह्यूमिडिटी, ड्यू, ड्रॉट, इवापोरेशन रेट एक्सेट्रा इज प्रोवाइडेड। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती है। थंडरस्टॉर्म मतलब बारिश में बिजली कड़केगी कि नहीं कड़केगी, बिजली का प्रभाव कैसा होगा, हेल स्टॉर्म पाला पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है, और स्नो और फ्रॉस्ट पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्रीकल्चर वेदर फॉरकास्टिंग में बताई जाती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड।
क्लासिफिकेशन ऑफ, अगर हम वेदर फॉरकास्टिंग की बात करें तो इसको नॉर्मली 4 तरीक़ों से बाँटा गया है। एक नाउ कास्टिंग, दूसरा है शॉर्ट रेंज फॉरकास्टिंग जिसे हम एसआरएफ बोलते हैं। तीसरा है एमआरएफ, एमआरएफ जो टायर वाला नहीं है, एमआरएफ का मतलब मीडियम रेंज फॉरकास्टिंग। और अगला है एलआरएफ, लॉन्ग रेंज फॉरकास्टिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं बारी-बारी। नाउ कास्टिंग क्या होता है? नाउ कास्टिंग इज इशूड फॉर लेस देन 12 आवर। नाउ कास्टिंग का मतलब, नाउ का मतलब अभी, कास्टिंग का मतलब अभी तुरंत कास्ट किया है। तो अगर हम इस प्रकार की कास्टिंग कर रहे हैं जो केवल 12 घंटे के अंदर का है, 12 घंटे से अंदर तक की कास्टिंग हुई है, उसे हम जैसे कि अगर अभी हम रात के जो भी बज रहा है, 12 बज रहा है या 1 बज रहा है, तो अगर मैंने अभी कास्टिंग की, अभी वेदर फॉरकास्ट किया कि ऐसा होने वाला है, तो वो नेक्स्ट 12 घंटे का मैंने बताया कि अगले 12 घंटे में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने वाली है, कोहरे छाए रहेंगे, सामने वाली बिल्डिंग नहीं दिखेगी, विजिबिलिटी एकदम कम हो जाएगा, घर से निकले तो गर्म कपड़े पहन के रखें, कानों को ढक के रखें। तो ये सब अगर मैंने भविष्यवाणी में बोला है तो ये क्या होगा कि इसे हम नाउ कास्टिंग के बारे में नाउ कास्टिंग के अंतर्गत रखेंगे। इसका मतलब ये है कि नाउ कास्टिंग वैसी कास्टिंग होती है जो केवल 12 घंटों के लिए होती है। ठीक है, 12 घंटे के अंदर की कास्टिंग की जाती है, जिसमें हम लोग थंडर स्टॉर्म की बात करते हैं, डस्ट स्टॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, और बिजली का कड़कना और धूल भरी आंधी, ठीक है, साइक्लोन, ठीक है, बवंडर कह सकते हैं, तूफान बोल सकते हैं आप, कोल्ड एंड हीट वेव्स। ठीक है, नाउ कास्टिंग इज ऑल्सो यूजफुल आउटडोर फंक्शन। अगर जैसे आप कोई आउटडोर फंक्शन करने वाले हैं, कहीं शादी होने वाली है, मैरिज फंक्शन होने वाले हैं, लॉन बुक किए हैं आप, और आपने नाउ कास्टिंग में देखा कि नहीं यार, कल तो बहुत तेज़ तूफान आने वाला है, बारिश होने वाली है, हैवी रेनफॉल होने वाला है, बिजली कड़कने का डर है, तो आप उस केस में क्या करेंगे, जो आपका फंक्शन लॉन में होने वाला था, आप उसको कैंसिल करा के बुके में या बैंक्वेट हॉल में करवा देंगे, जिससे कि बाहर जो लोग आएंगे, अगर लॉन में रहते तो उनकी जान मान का खतरा होता, लेकिन आप एक इंडोर फंक्शन अगर आप कराएंगे तो आप सेफ रहोगे। तो ये सारी चीज़ें यूज़फुल होती है नाउ कास्टिंग के दौरान। अगला है एसआरएफ। एसआरएफ की बात करें तो एसआरएफ जैसे एक, अगर हम दूसरी तरीके से बात करते हैं तो एसआरएफ एग्ज़ाम होता है। कुछ बच्चे जेआरएफ के बाद एसआरएफ की भी तैयारी करते हैं, जिसमें हम सीनियर रिसर्च फेलोशिप की बात करते हैं। सीनियर रिसर्च फेलोशिप का मतलब ये होता है कि आप बीएससी पहले कर लिए, बीएससी के बाद आप जेआरएफ निकालते हैं। जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप का मतलब ये होता है कि आईसीएआर एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है पीजी स्टूडेंट के लिए, जो अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले हैं किसी एक स्पेशलाइजेशन के साथ, किसी एक सब्जेक्ट में। तो वो जेआरएफ का फॉर्म भरते हैं, और जेआरएफ का फॉर्म भरने के बाद वो उनका रैंक आता है और वो जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाते हैं। अगर वो जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाते हैं तो वो एज अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, और साथ में अपनी एमएससी भी कंप्लीट करते हैं। तो ये होता है जेआरएफ। एसआरएफ में होता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर वो कहने का मतलब क्या है कि पीजी कर चुके हैं और पीएचडी करना चाहते हैं, तो वो एसआरएफ का एग्ज़ाम देते हैं, सीनियर रिसर्च फेलोशिप का एग्ज़ाम देते हैं। इस दौरान जेआरएफ और एसआरएफ में इनको स्कॉलरशिप भी दी जाती है, और मतलब पूरी तरीके से फ्री में पढ़ाई होती है, और 2 साल का जो भी आप पीजी करेंगे और 5 साल का पीएचडी करेंगे, उस दौरान हर महीने आपको 12 से 15,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अलाउंस भी मिलते हैं, जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है कि बिना पढ़े आपको बिना कुछ किए भी आपको पैसे मिलते हैं, बस आपके रैंक क्वालिफाइड होने के कारण। तो ये सारे वीडियोस आपके जेआरएफ एसआरएफ के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, जो मैं लेक्चर आपको देता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जेआरएफ। उसके बाद भी एक एग्ज़ाम होता है एआरएफ, एग्रीकल्चर रिसर्च फेलोशिप, या एग्रीकल्चर रिसर्च एआरएस होता है, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, जिसको आप क्वालिफाइड करके आप साइंटिस्ट बन सकते हैं वेरियस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एग्रीकल्चर के बहुत ही टॉप चुनिंदा एग्ज़ामों में से एक है। ठीक है,
अब हम लोग बात करेंगे एसआरएफ की। एसआरएफ यहाँ जो हम लोग एग्रीकल्चर और वेदर फॉरकास्टिंग में बात कर रहे हैं, इसको हम शॉर्ट, ठीक है, रेंज फॉरकास्टिंग कहते हैं। जो कि क्या होता है कि एक सिचुएशन के अनुसार देखकर ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद हम बताते हैं, और ये लगभग 3 दिन तक का वेदर फॉरकास्टिंग होती है। अगले 3 दिन का हाल बताते हैं इसमें, ठीक है, जो कि एक दिन में 2 बार इशू की जाती है। एक दिन में 2 बार इशू, एक बार सुबह एक बार शाम को इशू की जाती है, और 3 बार मतलब 3 दिन का हाल इसमें बताते हैं कि अगला 3 दिन ये होने वाला है, ऐसा मौसम होने वाला है। इसी को हम शॉर्ट रेंज फॉरकास्टिंग कहते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मीडियम रेंज फॉरकास्टिंग। मीडियम रेंज फॉरकास्टिंग का मतलब यहाँ यही है कि अगर हम 3 से लेके 10 दिन की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मौसम का हाल ये रहेगा, ऐसा कंडीशन होने वाला है, तो उसको मीडियम रेंज फॉरकास्टिंग कहेंगे। ये जो भी फॉरकास्टिंग की टेक्निक है, ऑन द बेसिस ऑफ डे लेंथ के अनुसार इनको बांटा गया है। एलआरएफ की बात करेंगे, अगर लॉन्ग रेंज हम फॉरकास्टिंग की बात करें, तो लॉन्ग रेंज फॉरकास्टिंग जो होता है वो 10 दिन से ज़्यादा की अगर हम फॉरकास्टिंग कर रहे हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि एक प्रथम पखवाड़ा की बात कर रहे हैं, पखवाड़ा मतलब 4th नाइट की बात हम कर रहे हैं, तो उन्हें हम लॉन्ग रेंज फॉरकास्टिंग कहते हैं। ठीक है, एक मंथ और एक सीज़न की अगर हम फॉरकास्टिंग कर रहे हैं पूरे मंथ में कि पूरा अक्टूबर का महीना कैसा होगा, ठीक है, जैसे कि आप कभी कैलेंडर देखेंगे तो ज्योतिष में लिखा रहता है कि नवंबर माह में ठंडी होंगे, सुबह का टाइम ठंडा लगेगा, पाला पड़ेगा, ठीक है, रात में कोहरे होंगे, टेम्परेचर में बहुत तेज़ गिरावट आएगी, फसल टाइम पे नहीं पक पाएगी। ये सब जो भविष्यवाणी होती है पूरे महीने की, उसको हम एलआरएफ में रखते हैं। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हम लोग ये पढ़े कि वेदर फॉरकास्टिंग होता क्या है और वेदर फॉरकास्टिंग के टाइप्स कितने हैं। ठीक है, आगे अभी तक आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और हमारे बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं प्लेलिस्ट के अनुसार, प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आप अगर और बाकी सारे सब्जेक्ट के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, जाके देख लीजिए। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अगर आप एग्रीकल्चर एस्पिरेंट हैं और आगे चल के एग्रीकल्चर में जेआरएफ एसआरएफ का सोच रहे हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सोच रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए मैं ये वीडियो पर डे के बेसिस पे सुबह 9 बजे और या तो 10 बजे के बीच में अपलोड हो जाता है। तो बाय, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।